गुड मॉर्निंग 11th क्लास। हम आपका चैप्टर कर रहे थे कार्यपालिका। कार्यपालिका से संबंधित हम पढ़ चुके हैं कि कार्यपालिका क्या होती है, कार्यपालिका की ज़रूरत क्यों होती है, कार्यपालिका का कार्य क्या होता है। कार्यपालिका के 3 प्रकार होते हैं, तीनों प्रकार के बारे में हम पढ़ चुके हैं। अलग अलग देशों की कार्यपालिका से संबंधित हम स्टडी कर चुके हैं और अब हम स्टडी कर रहे थे अबाउट द प्रेसिडेंट। ठीक है, हमारे देश के जो राष्ट्रपति हैं अकॉर्डिंग टू आर्टिकल नंबर 52, ठीक है, उससे संबंधित हम अध्ययन कर रहे हैं। तो ये देखिए, हम यहाँ पर आज स्टडी करने जा रहे हैं राष्ट्रपति के विशेष अधिकार। ठीक है, देन आफ्टर हम स्टडी करेंगे प्रधानमंत्री और उससे मंत्रिपरिषद से संबंधित जो तथ्य होंगे। तो देखिए, राष्ट्रपति के विशेष अधिकारों पर हम चर्चा करते हैं। इन बातों की चर्चा के बाद हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि किसी भी परिस्थिति में राष्ट्रपति कोई विशेष अधिकार प्राप्त नहीं है। यह एक गलत मूल्यांकन होगा। देखिए, ऊपर मैंने आपको बताया था पहले कि राष्ट्रपति जो है वह सरकार का औपचारिक प्रधान होता है, मतलब मुख्य रूप से जो प्रधान होता है वह प्रधानमंत्री होता है। तो इसका मतलब यह हुआ कि हम तो यही मूल्यांकन निकालेंगे कि राष्ट्रपति के पास कोई विशेष अधिकार नहीं है, बट यह जो हमारा मूल्यांकन है वह गलत है, वह सही नहीं है। संवैधानिक रूप से राष्ट्रपति को सभी महत्वपूर्ण मुद्दों और मंत्रिपरिषद की कार्रवाई के बारे में सूचना प्राप्त करने का अधिकार है। वह मंत्रिपरिषद से इंफॉर्मेशन ले सकता है। प्रधानमंत्री का यह कर्तव्य है कि वह राष्ट्रपति द्वारा मांगी गई सभी सूचनाएं उसे दे। राष्ट्रपति प्राय प्रधानमंत्री को पत्र लिखता है और देश की समस्याओं पर अपने विचार व्यक्त करता है। ठीक है, मतलब देखिए, प्रधानमंत्री के पास, राष्ट्रपति के पास इतने अधिकार हैं कि वह प्रधानमंत्री से सूचना मांग सकता है। ठीक है, और प्रधानमंत्री का भी यह कर्तव्य है कि वह राष्ट्रपति द्वारा मांगी गई सूचनाओं को उसे प्रदान करे। क्लियर टू यू। उसके बाद देखिए, इसके अतिरिक्त कम से कम 3 अवसरों पर राष्ट्रपति अपने विशेष अधिकारों का प्रयोग करता है। प्रथम, जैसा कि आप पहले ही पढ़ चुके हैं कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह को लौटा सकता है। मंत्रिपरिषद 74 आर्टिकल मैंने आपको कराया था। 74 आर्टिकल में क्या कहा गया था कि राष्ट्रपति की सलाह के लिए मंत्रिपरिषद होती है और मंत्रिपरिषद ने जो सलाह उसे दी है वह उसके लिए कंपल्सरी है, उसे माननी पड़ती हैं और राष्ट्रपति उस सलाह को पुनर्विचार के लिए मंत्रिपरिषद को दोबारा भेज सकता है। लेकिन जब मंत्रिपरिषद उसे पुनर्विचार करके लौटा दे तब वह राष्ट्रपति को मानने के लिए बाध्य है। क्लियर, ये हो गया उसका पहला विशेष अधिकार। दूसरा विशेष अधिकार देखते हैं। दूसरा विशेष अधिकार होता है बेटा वीटो की पावर। ठीक है, जो वीटो की पावर, जिसे निषेध अधिकार भी बोला जाता है। देखिए, जब भी संसद कोई भी विधेयक पास आउट करती है, हमारी पार्लियामेंट कोई भी विधेयक पास आउट करती है तो उसे स्वीकृति राष्ट्रपति द्वारा मिलती है। राष्ट्रपति उस चीज़ के लिए विलंब कर सकता है। ठीक है, लेकिन ये क्या कहता है, संसद द्वारा प्रत्येक विधेयक, देखिए धन विधेयक को छोड़ दें, संसद द्वारा पारित प्रत्येक विधेयक को कानून बनने से पूर्व राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है। राष्ट्रपति उसे संसद को लौटा सकता है, उसे पुनर्विचार के लिए कह सकता है। वीटो की यह शक्ति सीमित है क्योंकि संसद उसे विधेयक को दोबारा पारित कर दे तो राष्ट्रपति के पास भेजे राष्ट्रपति को उस पर अपनी स्वीकृति देनी पड़ती है। देखिए, संसद ने जैसे एक विधेयक को पास किया और उसे राष्ट्रपति के सिग्नेचर के लिए, हस्ताक्षर के लिए भेजा, तो राष्ट्रपति अपनी वीटो पावर का यूज़ करके और उसी विधेयक को संसद को वापस दोबारा भेज सकता है। ठीक है, उस पर पुनर्विचार करने के लिए भेज सकता है। लेकिन जब संसद उसे पुनर्विचार करके राष्ट्रपति के पास यदि भेज देती है वापस, तो राष्ट्रपति को उस पर सिग्नेचर करने पड़ते हैं। ठीक है, पास करना पड़ता है, अपनी स्वीकृति देनी पड़ती है। लेकिन संविधान में राष्ट्रपति के लिए ऐसी कोई सीमा निर्धारित नहीं है। देखिए, उसके पास पुनर्विचार करने के बाद विधेयक चला गया है, ठीक है, उसे उस पर स्वीकृति देनी है, लेकिन यहाँ कोई बाउंडेशन नहीं है कि
उसे 10 दिन, 15 दिन, 6 महीने के अंदर स्वीकृति देकर सिग्नेचर करके वापस संसद को देना पड़ेगा। ठीक है, आप इसे कह सकते हैं इस तरीके से उसने अपनी वीटो पावर का यूज़ किया है। देखिए, धन विधेयक ऐसा विधेयक है जिसमें राष्ट्रपति के लिए टाइम ड्यूरेशन फिक्स है। ठीक है, विद इन 14 डेज उसे स्वीकृति देनी होती है। यदि वह स्वीकृति नहीं देता, संसद उसे अपनी मर्जी से पास कर सकती हैं। क्लियर टू यू? तो ये उसके बाद देखिए, इसका अर्थ यह हुआ कि राष्ट्रपति किसी भी विधेयक को बिना किसी समय सीमा के अपने पास लंबित रख सकता है। इससे राष्ट्रपति को औपचारिक रूप से अपनी वीटो को प्रभावी ढंग से प्रयोग करने का अवसर मिल जाता है और इसे ही पॉकेट वीटो भी कहा जाता है। तीसरा विशेष अधिकार कौन सा प्राप्त है? देखिए, तीसरा विशेष अधिकार मैं क्लियर करती हूँ आपको। प्रधानमंत्री की जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। प्रधानमंत्री कब बन जाता है? जब वह लोकसभा में बहुमत प्राप्त करता है, तो उस प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और जो प्रधानमंत्री की मंत्रिपरिषद होती है उसकी नियुक्ति भी प्रधानमंत्री के कहने के बाद राष्ट्रपति द्वारा ही की जाती है। ठीक है, इसका मतलब ये कहा जा सकता है कि अपने कैबिनेट मिनिस्टर्स को प्रधानमंत्री स्वयं चुनता है। सिर्फ उनको ओथ कौन दिलवाता है? राष्ट्रपति दिलवाता है। क्लियर? तो देखिए, यहाँ पर राष्ट्रपति की क्या इम्पोर्टेंस है, प्रेसिडेंट की क्या इम्पोर्टेंस है। प्रेसिडेंट की इम्पोर्टेंस उस सिचुएशन, उस स्थिति में होती है जब किसी भी व्यक्ति को लोकसभा में बहुमत प्राप्त नहीं होता है। ठीक है, तो उस समय पे गठबंधन की सरकार आती है और जब 2 या 2 से अधिक प्रत्याशी, ठीक है, प्रधानमंत्री के पद के लिए खड़े हो जाएं, तो उस स्थिति की जो कन्फ्यूज़न वाली जो सिचुएशन होती है, ठीक है, निर्णय लेना मुश्किल हो जाता है कि किसे प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाए, तो वहाँ राष्ट्रपति की सलाह का पालन किया जाता है। वहाँ जो प्रधानमंत्री की जो नियुक्ति होगी वह राष्ट्रपति द्वारा होगी। राष्ट्रपति इस बात का चुनाव करेगा कि किसे प्रधानमंत्री अपॉइंट करना है। क्लियर? और सबसे ज़्यादा इस चीज़ का यूज़ 19 देखिए, स्टार्टिंग में हमारे यहाँ पर कांग्रेस पार्टी डोमिनेंट थी। कांग्रेस पार्टी जो है वो बहुमत लेकर आती थी, इसलिए कांग्रेस पार्टी के व्यक्ति को ही प्रधानमंत्री बनाया जाता था। लेकिन 1980 के बाद ऐसा 89 के बाद ऐसा नहीं हुआ कि किसी भी पार्टी को पूर्ण रूप से बहुमत मिला हो। तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति की सलाह को माना जाता था। राष्ट्रपति के पास 2 ऑप्शन होते थे, या तो वह उन किसी में से एक को प्रधानमंत्री, उनमें से किसी एक को प्रधानमंत्री बनाए, औथ दिलाए, अदरवाइज़ लोकसभा को भंग कर दें। और यदि लोकसभा भंग हो जाती है तो इलेक्शंस दोबारा होंगे। क्लियर? फिर उसके बाद देखिए, ये 3 विशेष अधिकारों की हमने राष्ट्रपति के रूप में बात की है। देखिए, हमारे देश में संसदीय प्रणाली को माना गया है और हमें राष्ट्रपति की आवश्यकता क्यों है? क्योंकि एक समय ऐसा होता है जब प्रधानमंत्री का पद रिक्त होता है। ठीक है, जब प्रधानमंत्री का रिक्त है तो हमारे देश को चलाने के लिए हमें राष्ट्रपति की आवश्यकता होती है और वही हमारे प्रधानमंत्री को पद दिलाता है। इसलिए वह हमारे भारत का प्रथम नागरिक है। ठीक है, हमारे यहाँ का औपचारिक अध्यक्ष है। क्लियर टू यू? अब देखिए, आगे हम पढ़ते हैं प्रधानमंत्री और उससे संबंधित मंत्रिपरिषद के बारे में। ये मैंने आपको 74 आर्टिकल में ही बताया था कि राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए कौन होता है? मंत्रिपरिषद होता है। और मंत्रिपरिषद का जो मुखिया होता है, जो प्रधान होता है, उसे प्रधानमंत्री कहा जाता है। ठीक है, और प्रधानमंत्री जो होता है वह लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, क्योंकि उसी से बहुमत प्राप्त हुआ है। ठीक है, उसी के द्वारा उसका चुनाव हुआ है, इसलिए वह लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। देखिए, अब इससे संबंधित तथ्यों को हम रीड करते हैं। भारत के प्रधानमंत्री पद का उल्लेख किए बिना भारतीय सरकार या राजनीति की कोई चर्चा नहीं हो सकती। क्या आप सोच सकते हैं ऐसा क्यों? इस अध्याय में आप पहले ही पढ़ चुके हैं कि राष्ट्रपति जो वह है केवल मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही अपनी शक्तियों का प्रयोग करता है। मैंने आपको बता दिया 74 आर्टिकल। प्रधानमंत्री इस मंत्रिपरिषद का प्रधान होता है, अतः मंत्रिपरिषद के प्रधान के रूप में प्रधानमंत्री अपनी देश की सरकार
का सबसे महत्वपूर्ण पदाधिकारी होता है। संसदीय शासन से यह जरूरी है कि प्रधानमंत्री को लोकसभा में बहुमत प्राप्त हो। ये भी मैंने आपको बताया, मेजॉरिटी होनी चाहिए। बहुमत का यह समर्थन भी प्रधानमंत्री को बहुत शक्तिशाली बना देता है। जैसे ही प्रधानमंत्री बहुमत का समर्थन खो देता है, वह अपना पद भी खो देता है। स्वतंत्रता के बाद कई वर्षों तो कांग्रेस पार्टी का लोकसभा में बहुमत बना रहा, जिससे उसी का प्रधानमंत्री बनता था। 1989 में अनेक ऐसे अवसर आए जब लोकसभा में किसी भी दल को बहुमत नहीं मिला। अनेक राजनीतिक दलों को तालमेल का गठबंधन बनाना पड़ा, जिसे लोकसभा में बहुमत प्राप्त हो। इस परिस्थिति में जो नेता सहयोगी दलों को अधिकतर स्वीकार होता है, वह प्रधानमंत्री बनता है। औपचारिक रूप से जिस नेता को लोकसभा में बहुमत का समर्थन प्राप्त होता है, राष्ट्रपति उसे प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। प्रधानमंत्री यह तय करेगा कि उसकी मंत्रिपरिषद में कौन कौन लोग मंत्री होंगे। प्रधानमंत्री विभिन्न मंत्रियों के पद और मंत्रालयों के आवंटन करता है। मंत्रियों को उनकी वरिष्ठता और राजनीतिक महत्व के अनुसार मंत्रिमंडल का मंत्री, राज्य मंत्री या उपमंत्री बनाया जाता है। इसी प्रकार राज्यों में मुख्यमंत्री अपने दल या सहयोगी दलों से मंत्री चुनते हैं। प्रधानमंत्री और सभी मंत्रियों के लिए संसद का सदस्य होना अनिवार्य है। यदि कोई मंत्री संसद का सदस्य नहीं है तो विद इन 6 ईयर वह संसद का सदस्य होना चाहिए। अब देखिए उसके बाद विधायिका वाले अध्याय में आप विस्तार से उन तरीकों के बारे में पढ़ेंगे जिनसे संसद कार्यपालिका को नियंत्रित करती है। लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि संसदीय शासन की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि कार्यपालिका सतत रूप से विधायिका के नियंत्रण और देखरेख में रहती है। मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं। मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं। इस प्रावधान का अर्थ है कि जो सरकार लोकसभा में विश्वास खो देती है, उसे त्यागपत्र देना पड़ता है। इस सिद्धांत के अनुसार मंत्रिपरिषद संसद की एक कार्यकारी समिति है। मंत्रिपरिषद क्या है? संसद की ही एक कार्यकारी समिति है। वह संसद के प्रतिनिधि के रूप में सामूहिक रूप से शासन करती है और सामूहिक दायित्व मंत्रिमंडल की एकजुटता के सिद्धांत पर आधारित है। इसकी भावना यह है कि यदि किसी एक मंत्री के विरुद्ध अविश्वास पारित हो जाए तो संपूर्ण मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है। इसका अर्थ यह भी है कि कोई मंत्रिमंडल की नीति या निर्णय से सहमत नहीं है तो उसे उस निर्णय को स्वीकार कर लेना चाहिए या त्यागपत्र दे देना चाहिए। जिस नीति के बारे में सामूहिक उत्तरदायित्व हो, उसे मानना या उसे लागू करना सभी मंत्रियों के लिए जरूरी है। भारत में प्रधानमंत्री का सरकार में स्थान सर्वोपरि है। बिना प्रधानमंत्री के मंत्रिपरिषद का कोई अस्तित्व नहीं है। मंत्रिपरिषद तभी अस्तित्व में आती है जब प्रधानमंत्री अपने पद पर शपथ ग्रहण कर लेता है। देखिए, पहले प्रधानमंत्री का चुनाव होता है, प्रधानमंत्री को बनाया जाता है, ठीक है, उसे शपथ दिलाई जाती है। तब प्रधानमंत्री यह निर्धारित करता है कि मंत्रिपरिषद के सदस्य कौन कौन होंगे। प्रधानमंत्री की मृत्यु हो जाए या प्रधानमंत्री अपने पद से त्यागपत्र दे दे तो मंत्रिपरिषद भंग हो जाती है। जबकि किसी मंत्री की मृत्यु हो जाए या वह अपने पद से त्यागपत्र दे दे तो मंत्रिपरिषद में सिर्फ मंत्री का पद ही खाली होगा। प्रधानमंत्री एक मंत्रिपरिषद और दूसरी ओर राष्ट्रपति और संसद के बीच एक सेतु का काम करता है। इसी भूमिका के कारण पंडित नेहरू को प्रधानमंत्री को सरकार की केंद्रीय धुरी की संज्ञा दी। प्रधानमंत्री का यह संवैधानिक दायित्व है कि वह सभी संघीय मामलों के प्रशासन और प्रस्तावित कानूनों के बारे में राष्ट्रपति को सूचित करे। प्रधानमंत्री सभी सरकार के महत्वपूर्ण निर्णयों में सम्मिलित होता है और सरकार की नीतियों के बारे में निर्णय लेता है। इस प्रकार प्रधानमंत्री की शक्तियों के अनेक स्रोत हैं, जैसे मंत्रिपरिषद पर नियंत्रण, लोकसभा का नेतृत्व, अधिकारी जमात पर आधिपत्य, मीडिया तक पहुंच, चुनाव के दौरान उसके व्यक्तित्व का उभार तथा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों और विदेश यात्राओं के दौरान राष्ट्रीय नेता की छवि आदि ये प्रधानमंत्री के दायित्व हैं। लेकिन प्रधानमंत्री की शक्तियां और उनका प्रयोग तत्कालीन राजनीतिक परिस्थितियों पर निर्भर करता है। जब किसी एक
राजनीतिक दल को लोकसभा में बहुमत मिलता है तब प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल की शक्तियां निर्विवाद रही हैं, परंतु जब राजनीतिक दलों की गठबंधन की सरकार बनी है तब ऐसा नहीं हुआ। 1989 से हमने भारत में अनेक गठबंधन सरकारों को देखा है। इनमें से कई सरकारें लोकसभा की पूरी अवधि के लिए सत्ता में नहीं रह सकी। बहुमत समाप्त होने के कारण उन्हें त्यागपत्र दे दिया गया या वो हटा दी गई। इन घटनाओं से संसदीय शासन का कामकाज भी प्रभावित हुआ है। इस सिलसिले में पहली बात तो यह है कि इन घटनाओं से प्रधानमंत्री के चयन में राष्ट्रपति के विशेष अधिकार की भूमिका बढ़ी है। दूसरी, इस अवधि में गठबंधन राजनीति के कारण राजनीतिक सहयोगियों में परामर्श की प्रवृत्ति बढ़ी है, जिससे प्रधानमंत्री की सत्ता में कुछ सेंध लगी है। तीसरा इफेक्ट क्या आया? इससे प्रधानमंत्री के अनेक विशेष अधिकारों जैसे मंत्रियों का चयन, उनके पद स्तर तथा मंत्रालय के चयन पर भी अंकुश लगा है। चौथा रिजल्ट क्या आया? प्रधानमंत्री सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों को भी अकेले तय नहीं कर सकता, क्योंकि सरकार गठबंधन की है, इसलिए उसे सभी के सुझावों को ध्यान में रखना पड़ेगा। चुनाव के पूर्व और चुनाव के बाद विभिन्न विचारधाराओं वाले अनेक राजनीतिक दल सहयोग करके सरकार बनाते हैं। सहयोगी दलों के बीच काफ़ी बातचीत और समझौते के बाद ही नीतियाँ बन पाती हैं। इस पूरी प्रक्रिया में प्रधानमंत्री को एक नेता से अधिक एक मध्यस्थ की भूमिका निभानी पड़ती है। कुछ बदलाव के साथ राज्यों में भी ठीक इसी तरह लोकतांत्रिक कार्यपालिका होती है। सबसे महत्वपूर्ण अंतर यह है कि राज्य में एक राज्यपाल होता है जो राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। यद्यपि प्रधानमंत्री की तरह ही मुख्यमंत्री भी विधानसभा में बहुमत दल का नेता होता है, पर राज्यपाल के पास ज़्यादा विवेकाधीन शक्तियाँ होती हैं। बहरहाल राज्य के स्तर पर भी संस्थानात्मक व्यवस्था प्रमुख सिद्धांत लागू होते हैं। अब देखिए, तीसरा पार्ट जो हमारी कार्यपालिका से संबंधित है वह है स्थायी कार्यपालिका, या जिसे आप नौकरशाही बोलते हैं। शासन के कार्यकारी अंग में प्रधानमंत्री, मंत्रीगण और नौकरशाही या प्रशासनिक मशीनरी का एक विशाल संगठन सम्मिलित होता है। इस ढांचे और सैन्य सेवाओं में अंतर करने के लिए इसे नागरिक सेवा कहते हैं। सरकार के स्थायी कर्मचारी के रूप में कार्य करने वाले प्रशिक्षित और प्रवीण अधिकारी नीतियों को बनाने तथा उसे लागू करने में मंत्रियों का सहयोग करते हैं। लोकतंत्र में निर्वाचित प्रतिनिधि और मंत्रीगण सरकार के प्रभारी होते हैं और प्रशासन उनके नियंत्रण और देखरेख में होता है। संसदीय शासन में विधायिका प्रशासन को नियंत्रित करती हैं। यह मंत्री की जिम्मेदारी है कि वह प्रशासन पर राजनीतिक नियंत्रण बनाए रखें। भारत में एक दक्ष प्रशासनिक मशीनरी मौजूद है, लेकिन यह मशीनरी राजनीतिक रूप से उत्तरदायी है। नौकरशाही से अपेक्षा की जाती है कि वह राजनीतिक रूप से तटस्थ रहे, मतलब दूर रहे। इसका अर्थ यह है कि नौकरशाही नीतियों पर विचार करते समय किसी राजनीतिक दृष्टिकोण का समर्थन नहीं करेगी। प्रजातंत्र से यह संभव है कि कोई पार्टी चुनाव में हार जाए और नई सरकार पिछले सरकार की नीतियों की जगह नई नीतियां अपनाना चाहे। ऐसी स्थिति में प्रशासनिक मशीनरी की जिम्मेदारी है कि वह नई सरकार को अपनी नीति बनाने और उसे लागू करने में मदद करे। आज भारतीय नौकरशाही का स्वरूप बहुत जटिल हो गया है। इसमें अखिल भारतीय सेवाएं, प्रांतीय सेवाएं, स्थानीय सरकार के कर्मचारी, लोक उपक्रमों के तकनीकी तथा प्रबंधकीय अधिकारी सम्मिलित हैं। हमारे संविधान निर्माता गैर राजनीतिक और व्यावसायिक रूप से दक्ष प्रशासनिक मशीनरी के महत्व को जानते थे। वे सिविल सेवा या नौकरशाही के सदस्यों को बिना किसी भेदभाव की योग्यता के आधार पर चयनित करना चाहते थे। अतः भारत सरकार के लिए सिविल सेवा के सदस्यों की भर्ती प्रक्रिया का कार्य संघ लोक सेवा आयोग, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन को सौंपा गया। ऐसे ही लोक सेवा आयोग राज्यों में भी बनाए गए। लोक सेवा आयोग के सदस्यों को एक निश्चित कार्यकाल के लिए नियुक्त किया जाता है। उनको सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की जांच के आधार पर निलंबित तथा अपदस्थ किया जा सकता है। दक्षता और योग्यता को आधार बनाकर भर्ती की जाती है, लेकिन संविधान यह सुनिश्चित करता है कि पिछड़े वर्गों के साथ साथ समाज के सभी वर्गों को सरकार का नौकरशाही
नौकरशाही का हिस्सा बनने का मौका मिले। इस उद्देश्य के लिए संविधान दलित और आदिवासियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था करता है। बाद में महिलाओं और अन्य पिछड़ी जातियों को भी आरक्षण दिया गया। इन प्रावधानों से यह सुनिश्चित होता है कि नौकरशाही में सभी समूहों का प्रतिनिधित्व होगा और सामाजिक असमानताएं सिविल सेवाओं में भर्ती के मार्ग में रूढ़ा नहीं बनेंगी। भारतीय प्रशासनिक सेवा IAS, भारतीय पुलिस सेवा IPS के लिए उम्मीदवारों का चयन संघ लोक सेवा आयोग करता है। ये अधिकार प्रांतीय स्तर पर शीर्ष नौकरशाही की रेट है। आपको शायद पता हो कि एक जिले का जिला अधिकारी, जिसे आप कलेक्टर बोलते हैं, उस जिले में सरकार का सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी होता है। क्या जानते हैं कि जिला अधिकारी सामान्यतः IAS स्तर का अधिकारी होता है और केंद्र सरकार द्वारा बनाई गई सेवा शर्तों में से नियंत्रित होता है। एक IAS या IPS अधिकारी किसी एक राज्य के संबंधित कर दिया जाता है, जहां वह IAS स्तर पर अधिकारी होता है और वह केंद्र सरकार द्वारा बनाई गई सेवा शर्तों से नियंत्रित होता है। एक IAS अथवा IPS अधिकारी किसी एक राज्य से संबंधित कर दिया जाता है, जहां वह राज्य सरकार की देखरेख में काम करता है। लेकिन IAS और IPS अधिकारी केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किए जाते हैं और वे केंद्र सरकार की सेवा में वापस जा सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि वे केवल केंद्रीय सरकार ही उनके विरुद्ध अनुशासन कार्यवाही कर सकती है। इसका यह अर्थ हुआ कि राज्यों के प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी केंद्रीय सरकार की देखरेख और नियंत्रण में रहते हैं। संघ लोक सेवा आयोग द्वारा नियुक्त IAS IPS अधिकारियों के अतिरिक्त राज्य प्रशासन में राज्य लोक सेवा द्वारा नियुक्त अधिकारियों का भी योगदान होता है। जैसे कि आगे संघवाद वाले अध्याय में हम पढ़ेंगे कि नौकरशाही की विशेषता राज्यों के प्रशासन पर केंद्रीय सरकार के नियंत्रण को मजबूत कर देती है। नौकरशाही वह माध्यम है जिसके द्वारा सरकार की लोक हितकारी नीतियाँ जनता तक पहुँचती हैं, पर नौकरशाही इतनी शक्तिशाली होती है कि आम आदमी सरकारी अधिकारियों तक पहुंचने से डरता है। यह लोगों का आम अनुभव है कि नौकरशाही सामान्य नागरिकों की मांग और आशाओं के प्रति संवेदनशील नहीं होती, लेकिन जब लोकतांत्रिक ढंग से चुनी हुई सरकार नौकरशाही को नियंत्रित करती है, तब इनसे कुछ समस्याओं को प्रभावी तरीके से हल किया जा सकता है। वहीं दूसरी ओर ज़्यादा से ज़्यादा राजनीतिक हस्तक्षेप से नौकरशाही राजनीतिकों के हाथ का खिलौना बन जाते हैं। हालांकि संविधान ने भर्ती के लिए एक स्वतंत्र मशीनरी बनाई है, लेकिन अनेक लोगों का मानना है कि सरकारी कर्मचारियों को अपने कार्यों के संपादन में राजनीतिक हस्तक्षेप से बचाने की कोई व्यवस्था नहीं है। यह भी महसूस किया जाता है कि जनता के प्रति नौकरशाही का उत्तरदायित्व सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त प्रावधान नहीं है, पर यह आशा की जाती है कि सूचना का अधिकार जैसे कदम नौकरशाही को और अधिक उत्तरदायी और संवेदनशील बना सकेंगे।